थैंक यू सर। जी थैंक यू जी अतुल सर। नेक्स्ट हैं योगेंद्र जी। जी सर नमस्ते। जी नमस्ते योगेंद्र जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज। जी योगेंद्र जी थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना। जी मैं राजस्थान के अलवर जिले की बानसूर तहसील के ग्राम आलमपुर का निवासी हूँ। मैंने 2002 में 10th क्लास पास की, 2004 में 12th पास की, उसके बाद में 2009 में बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में सर 2016 में मैंने हिस्ट्री से एमए किया और 2018 में मैंने जूलॉजी से एमएससी किया। 2014 से 2020 तक सर मैं राजस्थान रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी के पद पर रहा और 2020 से मैं अब दिल्ली सरकार में इतिहास के व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। एमए के बाद एमएससी, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। एमएससी के बाद तो एमए करते हैं लोग, लेकिन एमए के बाद एमएससी, इसके पीछे क्या कारण है? श्रीमान, मैं ग्रेजुएशन के बाद में प्राइवेट एमएससी, रेगुलर एमएससी नहीं कर पाया और उस दौरान ही मुझे एमए करने का सुझाव दिया किसी ने, किसी मित्र के द्वारा सुझाव दिया गया और मेरी रुचि भी थी श्रीमान हिस्ट्री में, तो मैंने हिस्ट्री से एमए कर लिया। बाद में मुझे जानकारी मिली कि कोटा ओपन यूनिवर्सिटी प्राइवेट एमएससी करवाती है और उस दौरान मैंने एमएससी कोटा से की और इस दौरान सर मैं कार्यरत था पटवारी पद पर। तो रेगुलर क्यों करना था एमएससी आपको? मतलब केवल डिग्री इकट्ठा करना उद्देश्य था या क्या पर्पस था एमएससी करने के पीछे आपका? जी एमएससी करने का सर एक तो नॉलेज बढ़ाना, मेरी रुचि भी थी सर, पर्टिकुलरली जूलॉजी में, बायोलॉजी में रुचि थी मेरी, तो ज्ञान को संचय करना। दूसरा सर मेरा उद्देश्य था कि तैयारी में पटवारी के पद पर रहते हुए मैंने जब प्रशासनिक सेवाओं के प्रभाव और कार्य क्षेत्र और कार्यशैली को देखा तो उसी दौरान से मैं तैयारी कर रहा था और तैयारी के साथ में एकेडमिक तैयारी भी करता रहा, साथ में पढ़ाई करता रहा। तो इस तरह से सर मैंने एमए और एमएससी दोनों कर ली। अभी भी कुछ एकेडमिक आगे भी कर रहे हैं भी आप? जी सर अभी नहीं, फिलहाल अभी मैं तैयारी पे फोकस है। अब वो ज्ञान की जो भूख थी वो खत्म हो गई आपकी? जी सर ऐसा कुछ नहीं है सर, और टाइम मिलेगा, समय मिलेगा तो सर मैं निश्चित रूप से फिर किसी अन्य विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा। तो उससे अच्छा ये नहीं लगता आपको कि एमफिल पीएचडी कर लें? सर पीएचडी अभी सर्विसरत रहते हुए सर इतना टाइम नहीं मिल पाता कि पीएचडी कर पाऊं सर। पोस्ट ग्रेजुएट और किसी सब्जेक्ट को पढ़ना सर वो मैं नौकरी के साथ साथ कर लेता हूं सर इतना, और इस वजह से सर कि कंटिन्यू मैं पढ़ाई से जुड़ा रहा हूं सर, और मेरा उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं में जाना था, इसलिए पढ़ाई से लगातार जुड़ा रहा और इसी क्रम में मैं ये सब चीजें पढ़ाई करता रहा। इतिहास से एमए किया आपने और फिर जूलॉजी से एमएससी किया आपने? जी सर, जी सर। इतिहास और जूलॉजी का कोई आपस का संबंध है क्या? जी सर, बेसिकली जूलॉजी का भी इतिहास है सर। जैसे जीव का विकास हुआ, जीवन का विकास हुआ, तो इतिहास का कालक्रम सर वहां भी है और जूलॉजी का खुद का भी एक इतिहास है सर। अच्छा, चलिए, जूलॉजी का जो आपको ज्ञान मिला इसका प्रशासन में कुछ उपयोग हो पाएगा? जी सर बिल्कुल हो पाएगा सर। जूलॉजी की पढ़ाई के दौरान मैंने जीवों के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जानकारियां जीवों से संबंधित, मानव से संबंधित विभिन्न जानकारियां मैंने प्राप्त की हैं सर। जो मैं जैसे पोषण के संबंधित जानकारी मिलती है जूलॉजी में सर, शारीरिक व्याधियों से, बीमारियों से संबंधित जानकारी मिलती है सर, जो प्रशासन में रहते हुए मैं विभिन्न योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन में सर उन चीजों का मैं उपयोग कर पाऊंगा। भारत में कुपोषण की बहुत गंभीर समस्या है, इसका समाधान कैसे करेंगे आप? जी सर, सबसे पहले तो मैं सरकार के द्वारा जो कुपोषण से को दूर करने से संबंधित जो योजनाएं लाई जा रही, जैसे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है और अन्य कार्यक्रम है, टीकाकरण कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को धरातल पर व्यवस्थित रूप से और सुचारू रूप से क्रियान्वित करूंगा और आम जनता को अवेयर करूंगा इसके बारे में कि विभिन्न प्रकार, इस प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की जा रही हैं और
उसका आम जनता उपयोग कर सकती है, आम जनता उसका यूज कर सकती है। तो सर अवेयरनेस फैलाऊंगा और योजनाओं का तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करूंगा सर। एमडीजी और एसडीजी का नाम सुना है आपने? सर एमडीजी, सॉरी सर। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, चलिए मैं बता देता हूँ, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जी सर, सस्टेनेबल एसडीजी का नाम सुना है सर। जी, क्या है ये एसडीजी? सर बेसिकली ये पेरिस सम्मेलन में सर ये गोल घोषित किए गए थे और ये 17 गोल हैं सर, जो 2030 तक इन्हें अचीव करना है। और इनमें सर विभिन्न मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे शिक्षा है, स्वच्छता है, पर्यावरण है आदि से संबंधित ये गोल हैं जो 2030 तक अचीव करने हैं सर। कुपोषण भी है इसमें? जी सर, कुपोषण भी शामिल है सर। 2015 में एसडीजी आया था, अभी हम 2020 में है, 5 साल हो गए, कितनी तरक्की कर ली है हमने? जी सर, विभिन्न योजनाएं, बहुत सी योजनाएं भारत सरकार की इस संदर्भ में आई हैं और इसके लिए प्रयास भी हुए हैं सर और इसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी धरातलीय स्तर पर सर और अधिक मेहनत की और इन्हें और अधिक उचित तरीके से क्रियान्वयन करने की जरूरत है सर, जिससे इनका वास्तविक लाभ मिल सके और ये फलदायी योजनाएं सिद्ध हो सके सर। एक तरफ कहा जाता है भारत में इतनी समस्या है कुपोषण की, दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि भारत के लोग खूब खाते हैं इसलिए पूरी दुनिया में समस्या हो जाती है खाने पीने की। जी सर, ऐसा नहीं है। धरातल स्तर पर देखें तो सर अभी भी समस्याएं जस की तस हैं, लेकिन फिर भी पिछले समय के दौरान सर जो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू किया गया है या फिर मनरेगा का कार्यक्रम है जो रोजगार प्रदान कर रहा है, इन बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से सर जनता के पास में पैसा भी उपलब्ध हुआ और खाद्यान्न भी उपलब्ध हुआ है और इससे जीवन स्तर थोड़ा सुधर रहा है और पोषण की स्थितियां भी सुधर रही हैं सर। चलिए ठीक है, इन्हीं सब से जुड़ा हुआ मुद्दा है किसानों का मुद्दा। आजकल किसान दिल्ली कूच के लिए एकदम परेशान हुए पड़े हैं। जी सर, जी सर। क्यों वो दिल्ली कूच करना चाहते, किसके साथ युद्ध हो रहा है? जी सर, अभी पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 3 बिल पास किए थे किसानों के संदर्भ में और किसानों की प्रगति के संदर्भ में बिल पास किए गए थे कि उनकी 2022 तक उनकी आय को दोगुना किया जा सके। और इन बिलों के विरोध के संदर्भ में किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं और इन बिलों को किसान अपने हितों के विरुद्ध मान रहे हैं और इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो दिल्ली आने से कौन सा पर्पस और होगा उनका? सर मुख्यतः दिल्ली आने का कारण कि केंद्र सरकार पर जो दबाव बनाया जाए और इन बिलों में सुधार किया जाए, बिल वापस करवाए जा सके, इस तरह की मान्यता है और उन किसानों में जागरूकता की कमी है सर। तो कुछ भ्रांतियां भी जो फैल रही हैं उनके माध्यम से भी ये सब चीजें आगे बढ़ रही हैं सर। तो शायद ये बिलों को वापस करवाने के संदर्भ में सर। कल का दिन क्यों चुना था उन्होंने दिल्ली कूच करने के लिए? सर कल संविधान दिवस था सर कल, तो इस संदर्भ में हो सकता है उन्होंने चूज किया हो। अच्छा, कंफर्म पता नहीं है आपको? सर कंफर्म पता नहीं। किसान जो दिल्ली कूच कर रहे हैं इसमें हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ये मुद्दा क्या है? सर ये बेसिकली पार्टी मुद्दा है सर। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं सर बीजेपी के हैं, बीजेपी गवर्नमेंट, और केंद्र सरकार में बीजेपी है जो बिल पास करने वाली गवर्नमेंट है सर। और पंजाब में सर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के हैं और सर वो कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है बिल का सर। मतलब आपका कहना है कि ये विरोध किसान हित के लिए नहीं हो रहा है, ये राजनीतिक विरोध हो रहा है? नहीं सर, इसमें किसान है वो अपने हित के लिए, लेकिन पार्टियों ने भी इसमें पार्टियां भी शामिल हो गई सर और पार्टियां अपने अपने तर्क दे रही हैं। एक पार्टी विरोध के समर्थन में और एक विरोध के इसमें बिल के विरोध में और एक बिल के समर्थन में अपने अपने तर्क दे रही है सर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें ये अधिकार देता है कि हम इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करें, धरना करें? सर अनुच्छेद 19 सर। क्या है ये? सर अनुच्छेद 19 में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार दिया गया है, जिसमें हड़ताल जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से करने का अधिकार दिया गया। तो शांतिपूर्ण है ना उसमें? तो
जी सर, शांतिपूर्ण तरीके। जो ये सब इस तरीके के विरोध प्रदर्शन हो रहा है हमारे देश में, रेल रोक लेना, अब दिल्ली कूच करना हजारों लाखों लोगों का, ये कहाँ तक ठीक है? सर बिल्कुल असंवैधानिक है ये, और विरोध का गलत तरीका है। इसके लिए सर जिम्मेदार जो नेतृत्व करता है वो उन्हें विरोध का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध को आगे बढ़ाना चाहिए, और सर फलदायी विरोध भी शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए विरोध। तो सरकारें फिर कोई एक्शन नहीं ले रही हैं जब अगर ये असंवैधानिक हो रहा है तो? सर इस प्रकार हिंसा और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और इसको रोकने के लिए सर कुछ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है सर, और इसके लिए सर बातचीत का तरीका अपनाया जा सकता है उनसे। जैसा कि आज ही कृषि मंत्री जी ने कहा है कि हम संवाद के लिए तैयार हैं। तो सर सबसे बढ़िया है कि आप संवाद करके उनकी समस्याओं को समझाएं, उनकी बात को सुने और उनको पूरा मुद्दा समझाएं सर। संवाद के तरीके से सर ये समस्या सोल्व की जा सकती है। अच्छा अच्छा, चलिए ये बताएं मुझे कि लोक प्रशासन में आप आना चाहते हैं, लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है? सर मुख्यतः कला है और विज्ञान भी है सर, लेकिन मुख्यतः कला मान सकते हैं सर। कैसे? विज्ञान के लिए सर लोक प्रशासन में सर प्रशासन को चलाने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है, तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है, और सर विभिन्न पहलुओं की समझ की आवश्यकता होती है सर, और एक सिचुएशन पर उस सिचुएशन के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता होती है सर। तो उसके लिए सर कलात्मक सोच और कलात्मक होना जरूरी है सर। विज्ञान मान सकते हैं सर कुछ हद तक है कि, लेकिन विज्ञान सर पूर्णतः नहीं मान सकते, कला का ज्यादा मैं मान। तो इस कला को कैसे सीखा जा सकता है अगर किसी व्यक्ति में ये कला नहीं है तो? सर सबसे पहले तो जैसा कि भर्ती के बाद में, सिविल सर्वेंट की भर्ती के बाद में उसे ट्रेनिंग के द्वारा ये सब चीजें समझाई जाती हैं सर। ट्रेनिंग के माध्यम से समझाई जा सकती हैं, या फिर डेमो से समझी जा सकती हैं सर, ऐसी परिस्थितियां पैदा करके, और फिर अंदर की भावनाओं को इस तरह से ट्रेनिंग के दौरान तैयार किया जा सकता है, और जो गलतियां हुई ट्रेनिंग में, डेमो में, उन गलतियों को बताकर सुधार कर इस कला को और विकसित किया जा सकता है। चलिए एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए, किचन गार्डनिंग क्या होती है? सर रसोई घर में अपने घर की सब्जियों के लिए सर, अपने ऐसे खाली क्षेत्र में सब्जियों की पौध लगाना सर, सब्जियों के पौधे तैयार करना। तो ये ऑर्गेनिक होता है? घर की आवश्यकताओं के लिए सर वो पूर्ति होती ये ऑर्गेनिक होती है? है। सर मोस्टली ऑर्गेनिक होती है सर, छोटे क्षेत्र में होती है, और सर मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो मैं ऑर्गेनिक यूज करता हूँ सर। यहाँ कंपोस्ट भी मिल जाती है सर, और उस कंपोस्ट का यूज करके सर। अभी कौन सी सब्जियां उग रही हैं आपके गार्डन में? सर अभी पालक है, गाजर है, मूली है, मिर्च है, बैंगन है सर। ये मैंने बो रखी सर। अच्छा, जो मिर्च का पेड़ होता है उसमें कोई कीड़ा लग जाता है तो मिर्च की फसल खराब हो जाती है? जी सर, कई बार फूल ही तैयार नहीं हो पाता सर कीड़े की वजह से। फूल के दौरान जब वो फूल ही खराब हो जाता है और फल नहीं आ पाता। कौन सी बीमारी होती है वो जो मिर्च के पेड़ में लगती है? सर नाम तो मुझे याद नहीं सर, सॉरी सर। ठीक है, राजेश सर। जी जी, नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून। जूलॉजी में जी पोस्ट सर। ग्रेजुएशन किया, जूलॉजी की परिभाषा दीजिए। जू का मतलब सर प्राणी जी, और लोगस का मतलब अध्ययन, यानी प्राणियों के बारे में अध्ययन करने का विज्ञान। अच्छा, आपने कौन से प्राणी के बारे में विशेष रूप से अध्ययन किया है? जी मुख्यतः मानव के बारे में सर। पूरी जूलॉजी जो चलती है सर उसमें बेसिकली, इसके अलावा सर रैबिट के बारे में और सर फ्रॉग के बारे में मुख्यतः अध्ययन किया जाता है। अच्छा, ये बताइए, विश्व में एक जंगल है जहां पर जहरीले मेंढक पाए जाते हैं, जी सर। कौन सा जंगल है? जी सर क्लियर याद तो नहीं आ रहा सर, गैस कर सकता हूँ आपकी अनुमति हो तो। जी बिल्कुल, गैस करिए। सर अमेजन के जंगलों में सर।
वेरी गुड। चलिए, चार्ल्स डार्विन के बारे में क्या जानते हैं आप? सर, चार्ल्स डार्विन प्रसिद्ध प्राणीविज्ञ थे सर, और इन्होंने डार्विन सिद्धांत दिया था सर। इन्होंने जीव के विकास का सिद्धांत दिया था सर डार्विन के कब द्वारा, दिया था ये जिसे सिद्धांत? डार्विन का सिद्धांत कहा जाता है सर। कौन से वर्ष में दिया था? सर, वर्ष तो मुझे याद नहीं, सॉरी सर। अच्छा, इनकी एक बुक है, उसका नाम बताइए। सर सर याद नहीं आ रही, सॉरी सर, रिकॉल नहीं हो पा रही, पढ़ी हुई तो सर। अच्छा, इन्होंने अध्ययन कहाँ पर किया था अपना, रिसर्च कहाँ पर की? सर, गैलापागोस द्वीप है दक्षिणी अमेरिका के जस्ट बगल में एक द्वीप है सर, गैलापागोस नाम का। उस पे एक फिंच चिड़िया मिलती है सर, और उस चिड़िया की चोंच पर इन्होंने अध्ययन किया था सर। बेसिकली डार्विन की फिंच भी कहा जाता है सर। अच्छा, वहां पर एक कछुआ भी पाया जाता है जो भारत में भी पाया जाता है। जी सर, पाया जाता है सर। क्या नाम है उस प्रजाति का? सर, रिडले, मैं अनुमान लगा सकता हूँ सर, रिडले जैसा मुझे याद आ रहा है, ऑलिव रिडले। ऑलिव रिडले। जी। चलिए, डार्विन जी को कोई पुरस्कार भी मिला है क्या? जी सर, याद नहीं आ रहा, सॉरी सर। अच्छा, ये सलीम अली जी कौन थे? ये पक्षी विज्ञानी थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे सर, भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी। कहाँ के थे? गोवा के थे सर, जैसा गोवा के सर। श्योर है आप? सर, पूर्णतः श्योर नहीं है सर। अच्छा, एक सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी है भारत में, जी सर, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में सर, ये हरियाणा में? हरियाणा में सर, सॉरी सर, हरियाणा में, अच्छा, हरियाणा में। आपका निकटतम राज्य है। जी 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 सर। चलिए, जो राजस्थान का राज्य पशु है ऊंट, ये सर, भारत के, हाँ, मेरा प्रश्न कुछ अलग है। भारत के अलावा और कौन कौन से देशों में ऊंट पाया जाता है? सर, भारत के अलावा अफ्रीकी देश हैं जो रेगिस्तानी देश हैं, जैसे सर मिस्र है, सूडान नाम है, है? हाँ, और इसके सर अलावा? इसके अलावा अरब कंट्री है सर, सऊदी अरेबिया है, और और सर जॉर्डन है, और सर ईरान, इराक सर, जो उनका जो रेगिस्तानी क्षेत्र है सर, अच्छा, मुख्यतः सर। भारत के जो पड़ोसी देश है, जी सर। चीन, चीन में पाया जाता है क्या? हाँ सर, उसमें चीन में भी सर पाया जाता है, और दो कुबड़ वाला सर, ठंड वाले क्षेत्रों में दो कुबड़ हाँ, वाला सर। वो उसका कारण क्या है, दो कुबड़ होने का कारण क्या है? सर, कुबड़ में ऊंट क्या है, वसा संचित रखता है सर, जो इसे आपातकालीन परिस्थितियों में इसे ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है सर। तो दो कुबड़ में सर अधिक मात्रा में वसा का संचय हो पाता है, जो अधिक समय तक इन्हें भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाती है वसा। अच्छा, ये बताइए, भालू कितने प्रकार के होते हैं? जी सर। भालू, बियर्स। जी सर, ध्रुवीय भालू सर, और जंगली भालू सर। बस दो ही होते हैं? जी सर, दो ही रिकॉल हो पा रहे हैं सर। चलिए, ये बताइए, हिस्ट्री से भी किया आपने। जी सर। जो कांग्रेस के संस्थापक थे, ए.ओ. ह्यूम, जी सर। पूरा नाम बताइए इनका। एल्विन ऑक्टियन ह्यूम सर, इस तरह से है सर। अच्छा, चलिए, अंतिम प्रश्न है, ये बताइए, इनका कांग्रेस में क्या पद था? सर, कांग्रेस में ये अध्यक्ष, प्रथम इनको सर संरक्षक बनाया गया था सर कांग्रेस का, इनके संरक्षण में कांग्रेस। और कोई पद नहीं था इनके पास? सर, और पद का तो मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा सर। आज पहले अध्यक्ष सर मान सकते हैं, पहले अध्यक्ष सर। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। जी, ललित सर। जी सर। जी नमस्ते सर। जी, नमस्कार। अच्छा, ये बताएं कि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है? सर, कोरोना काल में जब जो मजदूर हैं वो बड़े शहरों से अपने गांव की तरफ विस्थापित हो गए, आ गए,
तो सर, और इस स्थिति में जब कोरोना काल में सब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आदि चीजें सब बंद हैं और देश की अर्थव्यवस्था निचले स्तर पर पहुंची हुई है, तो इस काल में देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर अभियान के माध्यम से 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया और इसके माध्यम से अनेक योजनाएं लागू की हैं, जिनके माध्यम से कोरोना काल में लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके, मांग पैदा की जा सके और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके और देश में ही निर्मित वस्तुएं निर्मित हो सके, जिससे देश में उत्पादन अधिक हो और विनिर्माण का हब बन सके देश। ओके, इसका महात्मा गांधी की विचारधारा से कैसे साम्यता है? महात्मा गांधी जी ने सर ग्रामीण विकास पर, स्थानीय विकास पर उन्होंने बहुत अधिक बल दिया था और आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी जो लघु और सूक्ष्म उद्योग धंधे हैं सर, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं, उन पे उन्हें सस्ता ऋण देने का और रोजगार प्रदान करने का इसमें प्रावधान किया गया है सर। तो ये महात्मा गांधी की विचारधारा को पोषित करते। ओके, अच्छा ये बताएं कि इसमें एक 4L कंसेप्ट बताया गया है, 4L वो क्या है? जी सर, इसमें 4L का मतलब ला, एक तो कानून सर, लेबर श्रम, तरलता सर, पूरा क्लियर नहीं होता सर। श्रम सुधार सर और कानूनी सुधार ताकि उद्योग धंधे आसानी से विकसित हो सके सर, श्रम सुधार पे बल दिया गया है सर। क्या श्रम कानूनों को लेकर क्या विवाद है अभी वर्तमान में? श्रीमान, श्रम कानून उदार बनाने के लिए इस तरह का विचार है कि अधिक उदार हो सके और इंस्पेक्टर राज खत्म हो सके, जो उन पे अत्यधिक निरीक्षण और उन पे सुधार का है सर, पूरा क्लियर नहीं है। अच्छा, आप अलवर के हो? जी सर। अच्छा ये बताएं कि औरंगजेब ने दारा सिक्कों को अलवर के किस किले में कैद रखा था? सर, कांकनवाड़ी किला है। कहाँ है ये? सरिस्का में कांकनवाड़ी किला। काकनवाड़ी कहाँ है? सरिस्का अभ्यारण्य में है सर। राइट। अच्छा ये कि सरिस्का अभ्यारण्य। ओके, अलवर में एक 400 मीटर लंबी सुरंग है आपके वहां, पढ़ा है? जी सर, जी सर, जी सर। बताएं। सर, अलवर और बहरोड को जोड़ने वाले मार्ग पर सर, जिंदोली के पास में जिंदोली घाटी की सुरंग बोला जाता सर। उसमें जिंदोली पूर्व में सर पहाड़ पे से रास्ता था, 52 मोड़ थे उस सड़क पे, और अब उस पहाड़ को काटकर जिंदोल की सुरंग का निर्माण किया गया। ओके, एक मत्स्य उत्सव का आयोजन होता है? जी सर। कब होता है? सर सॉरी सर, रिकॉल नहीं हो पा रहा। ओके, अच्छा अलवर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर सर। और अभी हाल ही में जो स्थापना दिवस गया है, अभी 4 दिन पहले ही। जी सर। 4 दिन क्या, अभी आज 3 दिन पहले। जी सर। कौन सा स्थापना दिवस था अलवर का? सर 298वां स्थापना दिवस था। 297 200 सर, 398 के कंफर्म हो क्या? 397 सर, कंफर्म तो नहीं सर। ये 246वां स्थापना दिवस, 246। सॉरी, कंफर्म। ठीक है। अच्छा ये 9 गजा जैन मंदिर है आपके वहां? जी सर। बताएं। सर, अलवर से दिल्ली मार्ग पर 9 गजा गांव में ये जैन मंदिर है सर, प्राचीन काल के जैन मंदिर हैं और यहाँ विभिन्न जैन तीर्थंकरों के मंदिर मिले हैं। किसका मंदिर है ये? कौन से तीर्थंकर है? चंद्र प्रभु, श्री चंद्र प्रभु जी का जैन मंदिर। चंद्र प्रभु तो कोई तीर्थंकर थे ही नहीं सर। सॉरी सर, ऐसी मान्यता है, चंद्र प्रभु जी की मान्यता है, वहाँ एक विशाल मंदिर है चंद्र प्रभु जी का। 9 गजा कहने का क्या रीजन है?
श्रीमान कोई दूरी से संबंधित 9 गज में इस तरह का कुछ ऐसी मान्यता रही होगी सर। ओके, वो पार्श्वनाथ जी की 9 गज की मूर्ति है। जी सर। अच्छा, ये जयसमंद झील के बारे में बताइए। श्रीमान जयसमंद झील महाराजा जयसिंह जी के द्वारा निर्मित है सर, और ये बहरोड अलवर रोड पर अलवर से थोड़ा सा बाहर निकल के सर महल भी है सर। किस नदी पर है ये? सॉरी सर, ध्यान नहीं आता। अच्छा, तो ये अलवर की स्थापना कब हुई? सर 25 नवंबर 1725। किसने की थी ये? प्रताप सिंह जी ने सर। ओके, और सरिस्का पैलेस है एक वहां पे आपके? जी सर। वो किससे संबंधित है? जी सर, विनय सिंह जी ने अपनी रानी की याद में सर सरिस्का पैलेस की स्थापना की। और ये एक मूसी महारानी की छतरी है वो? जी सर, ये भी अलवर महल में है, और ये बख्तावर सिंह जी की जो पासवान थी मूसी रानी जी, उनकी याद में उनके पुत्र विनय सिंह जी के द्वारा निर्मित करवाई गई 80 ओके, ठीक है जी। जी अतुल सर। थैंक यू सर। जी योगेंद्र जी। जी सर। योगेंद्र जी, थोड़ा सा बायोडेटा के अकॉर्डिंग तैयारी करें। जी सर। जी MA MSc थोड़ा सा ये चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि आप अभी कंफ्यूज ज्यादा हैं, जी सर। तो थोड़ा सा इनके प्रॉपर जवाब आपके पास होने चाहिए। ठीक है सर। और उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा न्यूज़पेपर पे भी फोकस करने की जरूरत है। ठीक है सर। और बेसिक नॉलेज तो खैर ये है कि ओवरऑल ठीक है आपका, लेकिन मेन मुझे वो जो समस्या लगी आपके बायोडेटा में कि सन 2000 से लेके अभी तक आपने सोचा, फिर MSc MA किया, फिर उसके बाद MSc किया, जी अब ये कहना कि बस ज्ञान के लिए, तो ये बहुत सटीक तर्क नहीं लगता है। जी तो ये थोड़ा सा समस्याएं जो आपके बायोडेटा में मुझे दिख रही हैं, ठीक है सर। तो उनके प्रॉपर जवाब आप तैयार कीजिए, ठीक है सर। और बाकी थोड़ा न्यूज़पेपर पे फोकस कीजिए। ठीक है जी। थैंक यू। सर ने बताया है कि बायोडेटा में आपके सब्जेक्ट्स भी आते हैं। जी सर। सब्जेक्ट से जुड़ी हुई जानकारी बहुत आपकी सीमित है। जी डार्विन मुख्य रूप से पढ़ना जरूरी है आपके लिए। काफी जो जी, प्रश्न थे डार्विन से वो आप उत्तर नहीं दे पाए ठीक से। जी। सलीम अली जी के जो पक्षी अभ्यारण्य है उसको आप जम्मू कश्मीर में बता रहे हैं। बिल्कुल। भालू कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जी। 2 आपने कॉमन आंसर था ही, बाकी जी उनका सर। थोड़ा सा आप वर्गीकरण करते हैं, पांडा वगैरह, जी ठीक है। जी जी, लाल हाँ, जो भालू होता है, काला होता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और आपके हिस्ट्री से प्रश्न था A.O. ह्यूम के बारे में, तो जी उनका सर। आप पद नहीं बता पाए, जबकि आप हिस्ट्री से पोस्ट बिल्कुल, ग्रेजुएट हैं, ठीक बिल्कुल। है। तो ये कुछ कमियां नजर आई जी जिनको सुधारने की आवश्यकता है। जी, बिल्कुल शुभकामनाएं। बिल्कुल। थैंक यू। जी योगेंद्र जी, जी सर। आत्मनिर्भर भारत वाला जो प्रश्न था उसके जवाब अच्छे थे आपके, पर जो क्षेत्रीय ज्ञान के जो अलवर और उसके बारे में जो क्वेश्चन है उनके सारे आंसर में से काफी आंसर आपके सही नहीं थे, और जी आंसर आप दिए भी नहीं आपने। तो व्यक्तित्व की दृष्टि से देखें तो कोई कमी नहीं है, व्यक्तित्व जी अच्छा है, पर भाषा शैली और शब्द चयन भी बढ़िया है, पर जी नॉलेज पार्ट वीक है आपका। तो जी। क्या डेट, इंटरव्यू की क्या डेट है आपके? 21 तारीख है सर। 21 है, अभी लगभग 25 दिन है आपके पास में। जी जी सर। इन्हें बढ़िया तैयारी कर सकते हैं आप इस पे, बिल्कुल। और मत्स्य और ये इसको अच्छा तैयार करें। जी सर, अच्छी तरह से तैयार। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।